Discovery of cell. Discovery of cell study, we studied about it also. In 1665, Robert Hooke, an English scientist, saw cells in a thin slice of cork with his crude microscope. अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोप से, देखिए इनका माइक्रोस्कोप दिखाया गया है और ये जो सेल्स इन्होंने जिस तरह से देखी, जैसा स्ट्रक्चर उनको दिखाई दे रहा था वो भी दिखाया गया है, जो कि हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर था. ही ऑब्जर्व्ड अ हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर एंड नेम देम एज सेल्यूली और सेल्स कहा उसे. His discovery indicated for the first time that living organisms consisted of number of small structures या units, जिसे कि सेल नाम उन्होंने दिया. फिर इसके बाद हम लोगों ने रॉबर्ट हुक की बारे में ये जान लिया अभी कि 1665 में सबसे पहली बार रॉबर्ट हुक ने डिस्कवरी ऑफ सेल किया. फिर देन आफ्टर दैट इन 1674 एंथोनी वॉन ल्यूवेनहॉक स्टडीड लिविंग फॉर द फर्स्ट टाइम. यानी पहली बार किसी लिविंग सेल को जो देखा था वो एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंटोनी फोन लिवनहॉक, उन्होंने देखा था. इन 1831 रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवरी एंड नेम न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को खोजा, देखा और उसे नाम दिया न्यूक्लियस. 1839 में स्लाइडेन एंड स्वान ने सेल थ्योरी दी थी. देखिए सेल थ्योरी के बारे में कल हम लोगों ने यहीं तक पढ़ा था बेटा, स्लाइडेन और स्वान. तो देखिए स्वान जो थे वो एक जोलॉजिस्ट थे और स्लाइडेन जो है वो एक बॉटनिस्ट थे. तो इन लोगों ने मिलकर सेल थ्योरी के बारे में बताया था. तो क्या बताया था इन्होंने? इन्होंने बताया था कि जो किसी भी एनिमल की बॉडी होती है वो सेल से बनी होती है और सेल जो है वही स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होती है, क्योंकि एनिमल की बॉडी उसी से बनी होती है और जो उसमें डिफरेंट फंक्शंस चल रहे होते हैं वो एक्चुअली सेल में चलने वाले फंक्शंस ही होते हैं. जो सेल जो तो इसीलिए कहा गया कि सेल, इन्होंने कहा कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. तो यही फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ सेल थियरी माना गया. आपकी बुक में एनसीईआरटी में भी आप देखेंगे ऐसा लिखा हुआ है स्टेटमेंट. फिर एक साइंटिस्ट 1855 में आए वर्चाउ नाम के, उन्होंने कहा ओमनिस सेलुला ई सेलुला, यानी कोई भी नई सेल किसी पहले से उपस्थित सेल से ही बन सकती है, यानी सेल डिवीजन से ही बन सकती है. अपने आप कहीं पर कहो कि कोई सेल बन जाए तो ऐसा नहीं हो सकता है. मीन्स एवरी न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल. तो यहाँ तक का डिस्कशन कल हम लोगों ने देख लिया था. नाउ वी विल प्रोसीड. बोथ आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ, यानी कि अगर हम बोल रहे हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग है तो किस आधार पर बोल रहे हैं, क्या उसमें ऐसा पाया जाता है. तो देखिए जस्ट एज अ बिल्डिंग इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स, जैसे कि कोई बिल्डिंग है तो वो हमेशा छोटे छोटे ईंटों से बनी होती है, वैसे ही बॉडी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ सेल्स. इसीलिए जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी बॉडी जो होती है वो सेल्स से बनी होती है. बेसिंग ऑन द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सम ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल्स, कुछ जो एक ही सेल से पूरा शरीर बना होता है, जैसे कि अमीबा हुआ, क्लेमाइडोमोनास हुआ, पैरामीशियम हुए. तो ये क्या है, इन्हें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा गया है. ठीक है, देखिए यहाँ पे आप स्लाइड्स में देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा है अमीबा बना हुआ दिखाई दे रहा है, क्लेमाइडोमोनास दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, पैरामीशियम दिखाई दे रहे हैं. फिर आप नेक्स्ट ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड अप ऑफ मोर देन अ सेल, जो एक से ज्यादा कोशिकाओं से बने उन्हें मल्टीसेलुलर कहेंगे. इरेस्पेक्टिव ऑफ यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स द सेल्स परफॉर्म सिमिलर बेसिक फंक्शंस फॉर देयर सर्वाइवल. कोई भी सेल हो, चाहे कोई जीव एक कोशिका से बना हो या बहुत सारी कोशिकाओं से बना हो, जो फंक्शंस एक सेल में चलते हैं वो सब एक ही से जैसे होते हैं. अगर बहुत सारी कोशिकाओं से किसी का शरीर बना है तो भी उसकी हर सेल में वही काम होगा जो किसी एक कोश की जीव की कोशिका में होता है. गैजेट्स टू स्टडी सेल्स, यानी कि अगर हम जाने की जो सेल की स्टडी हो रही थी, जो आपने डिस्कवरी ऑफ सेल से रिलेटेड स्लाइड्स देखी, डिफरेंट साइंटिस्ट के बारे में समझा, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, स्लाइडेन एंड श्वान, वर्चाउ. तो ये इन्होंने जो अपना काम किया, इन्होंने सेल को देखा. आप माइक्रोस्कोपिक व्यू ही सेल का देख सकते हैं, सेल को नेकेड आई से नहीं देख सकते, बहुत छोटी होती है. तो इसके बारे में हम देख रहे हैं. अब यहाँ पर आपको कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे होंगे, तो ये स्ट्रक्चर्स देखिए कि इस स्ट्रक्चर में जो है आपको क्लियरली दिखाई देगा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है बेटा, ये माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर है, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है डेवलप टाइप का. और यहाँ जो आप देख रहे हैं ये एक्चुअली क्या है, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है. देखिए लाइट माइक्रोस्कोप जो है उसकी मैग्निफिकेशन 100 to 1500, यानी किसी चीज को वो 100 से 1500 गुना बड़ा दिखाई देने में मदद कर सकता है लाइट माइक्रोस्कोप. ठीक है, इसी तरीके से कोई चीज कितनी भी छोटी है उसको 1 लाख से 5 लाख गुना बड़ा करके दिखाता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. जैसे कि अभी कोरोना वायरस आया है,
तो ये कितना छोटा है, आप एक बाल के 10,000 टुकड़े करें, 10,000 टुकड़े इस तरीके से नहीं करने हैं कि ऐसे करने हैं, उसकी मोटाई, बाल की जो मोटाई होती है, थिकनेस होती है, उस मोटाई के आप 10,000 छोटे टुकड़े करें, तो जो एक छोटा टुकड़ा मिलेगा, तो उस साइज़ का कोरोना वायरस होता है बेटा। तो ये जो कोरोना वायरस है, आप देख रहे हैं, तो ठीक है, तो इस साइज़ का कोरोना वायरस होता है। तो आप देखेंगे कि जो इस टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं, यही इतने छोटे स्ट्रक्चर्स को बड़ा करके कौन दिखाता है? उसे देखने में हेल्प करता है कौन? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है? तो देखिए लिखा हुआ यहाँ पर स्ट्रक्चर को हम थोड़ा एनलार्ज कर लेते हैं अभी। स्ट्रक्चर को एनलार्ज करते हैं। ये हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो इस स्ट्रक्चर को एनलार्ज करेंगे। चलिए मैं आपको दूसरा कंपाउंड माइक्रोस्कोप की स्लाइड दिखाऊँगी। यहाँ देखिए सेल्स आर टू स्मॉल टू बी सीन बाय नेकेड आई, दे आर स्टडीड विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप्स। माइक्रोस्कोप्स आर हाई रेज़ोल्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स। अब देखिए रेज़ोल्यूशन मतलब कि वो कितनी छोटी-सी चीज़ को कितना बड़ा दिखा सकता है। यानी कि उसमें जो 2 बिंदु कोई निकटतम कितनी पास भी हों, लेकिन उनको क्लियरली देखा जा सके, तो ये रेज़ोल्यूशन यानी जिसे हम कहते हैं, कोई चीज़ साइज़ में कितनी बड़ी दिखाई देगी, यानी उसका मैग्निफिकेशन कितना है। और रेज़ोल्यूशन मतलब कि कोई चीज़ 2 बिंदु हैं जो बहुत पास स्थित हैं। मान लीजिए जैसे कि मैं यहाँ पर आपको दिखाती हूँ, आप देख सकते हो कि ये एक आप देखेंगे कि ये 2 बिंदु हैं। मान लीजिए मैंने ये कहा कि ये 2 बिंदु हैं, एक छोटा-सा बिंदु ये है, ठीक है? ये एक छोटा-सा बिंदु है और एक ये छोटा-सा बिंदु है, ये और एक ये। तो जब हम इस तरह से देखते हैं कि ये छोटे से बिंदु हैं 2 और ये अगर पास-पास हमें कि इनको हम कैसे क्लियरली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर 2 पास बिल्कुल पास-पास स्थित 2 बिंदु हैं, तो हम उन्हें कैसे क्लियरली जो है वो डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे ये एक है और एक ये है, तो इसे कैसे हम डिफरेंशिएट कर पाएँगे बिल्कुल क्लोज़ली सिचुएटेड को। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु है, यहाँ पर, तो इनको कोई बहुत दूर से देखेगा तो लगेगा कि पास-पास है, लेकिन चाहे कितनी भी दूर से इनको देखा जाए, अगर हम इसे क्लियरली देख पाएँगे, तो इसे ही बोलते हैं बेटा कि ये क्या है, ये कंडीशन को ही हम बोलते हैं कि ये कंडीशन ही क्या कहलाती है, यही कंडीशन आपकी कहलाएगी कि जो ये इसकी रिजोल्यूशन कहलाएगी, इसी को हम कहेंगे रिजोल्यूशन। यही किसी माइक्रोस्कोप का रिजोल्यूशन पावर होता है। और मैग्निफिकेशन मतलब हुआ कि जैसे कोई चीज़ जितनी बड़ी है उससे 100 गुना, 1,500 गुना, लाख गुना बड़ी दिख रही है, तो वो जो घटना है उसको बोलते हैं कि वो क्या है, वो कहलाती है कि वो उसका मैग्निफिकेशन है। कोई चीज़ कितनी बड़ी, जैसे आप जानते होंगे ना जो लेंस होते हैं तो उनका नाम ही होता है मैग्नीफाइंग ग्लास, है ना? लेंस का नाम ही होता है मैग्नीफाइंग ग्लास, नाम ही हो जाता है लेंस को, कहते ही है हम कि इसका नाम है मैग्नीफाइंग ग्लास, ठीक है? तो मैग्नीफाइंग ग्लास उसको कहते हैं। उसी तरीके से मैग्निफिकेशन क्या है, किस आधार पर उसको लेंस को मैग्नीफाइंग ग्लास कहा गया है, तो मैग्निफिकेशन से आप क्या समझते हैं वो मैंने थोड़ा सा आपको यहाँ पर डिस्कस किया। चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड्स में चलते हैं। ठीक, उसके पहले मैं देखती हूँ कि आपको क्या मेरी कोई बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। ओके स्टूडेंट, तो देखिए ये हम लोग अपनी अगली स्लाइड पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो शेप एंड साइज ऑफ सेल्स को हम देखते हैं। तो यहाँ पर जो हम ये स्लाइड आपको इस समय दिखाई दे रही है स्क्रीन पर, शेप एंड साइज ऑफ सेल से रिलेटेड है। पहले तो हमने देख लिए कि वो कौन से उपकरण है, जैसे कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप हुआ या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हुआ। तो ये वो उपकरण है जिनके माध्यम से किसी बहुत छोटी सी चीज़ जो कि बिल्कुल हम अपनी आँखों से सामान्यतः नहीं देख सकते हैं, उन्हें उनकी मदद से देखा जा सके। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप से लगभग 1,500 गुना तक किसी चीज़ को बड़ा करके देखा जा सकता है, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से लाखों गुना किसी चीज़ को साइज में बड़ा करके देखा जा सकता है। तो shape and size of cells vary, but all of these are ultimately determined by the specific function. कोई सेल चाहे कितनी छोटी हो, कोई सेल कितनी बड़ी हो, लेकिन उनमें होने वाले फंक्शंस, उनके जो बेसिक स्ट्रक्चर्स, बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं वो सेम होते हैं।
कल पढ़ा मैंने, आपको बताया कि जैसे नवोदय की एक बाउंड्री है, वैसे ही हर एक सेल की अपनी डिफिनिट बाउंड्री होती है। जैसे नवोदय में डिफरेंट चैम्बर्स बने हैं, यानी कि मेस बना है, एकेडमिक ब्लॉक बना है, रेजिडेंस बना है और हाउसेस बने हुए हैं, तो उसी तरीके से सेल के अंदर डिफरेंट चैम्बर्स बने होते हैं जिन्हें सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। और हर चैम्बर का अपना काम होता है। जैसे कि क्लोरोप्लास्ट किचन है, वहाँ पर फूड का फॉर्मेशन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो पावर हाउस है, वो सेल को फंक्शन के लिए एनर्जी देता है। तो इस तरीके से आप जानते हैं कि ये डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स हमें सेल में दिखाई देते हैं। तो चलिए अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाते हैं कि स्केल ऑफ लाइफ। तो ये जो स्केल ऑफ लाइफ है ये क्या है? देखिए यहाँ पर यही बताया गया है कि हम कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको इन गैजेट्स की मदद से देख सकते हैं। जैसे कि आप देखिए बहुत छोटा सा कोई एटम होगा, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है बेटा कि कोई एटम है। अगर कोई एटम है तो एटम देखिए कैसे दिखाई देगा। ये एटम देखिए, एटम जो है वो 0.1 नैनोमीटर साइज का होता है, ठीक। और तो यानी कि लगभग नैनोमीटर स्लाइस की जो चीज़ें होंगी उनको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। नैनोमीटर से लेकर के 100 माइक्रोमीटर साइज की, जिसमें कोई जैसे एटम को तो हम नॉर्मली नहीं देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, लेकिन कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल्स है जो 1 नैनोमीटर से 100 माइक्रोमीटर साइज की रेंज के हैं, उन्हें हम प्रायः इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। लिपिड मॉलिक्यूल को देख सकते हैं, प्रोटीन को देख सकते हैं, एक वायरस T2 फेज वायरस है उसे देख सकते हैं, क्लोरोप्लास्ट सेल के अंदर का स्ट्रक्चर है उसे देख सकते हैं, ज़्यादातर बैक्टीरिया को देख सकते हैं, है ना, प्लांट सेल एनिमल सेल को देख सकते हैं। इसी तरीके से जो लाइट माइक्रोस्कोप है उसकी मदद से हम 1 माइक्रोमीटर से लेकर के लगभग 1 मिलीमीटर साइज की जो छोटी सी चीज़ होती है उसको भी बड़ा करके साइज में देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको मैंने बताया कि कैसे ये जो उपकरण हैं जो हमने देखे थे, यानी कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इनकी मदद से कैसे हम कोई चीज़ देख सकते हैं, ये हमने देखा, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए और बताया गया है कि कुछ चीज़ें हम नेकेड आई से देख सकते हैं। इसको हम कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे। आप देख सकते हैं कि जो मछली के अंडे हैं कभी कभी हम आराम से उसे देख सकते हैं, मुर्गी का अंडा है उसे अपनी आंखों से देख सकते हैं, छोटी सी चिड़िया हामिंग बर्ड को देख सकते हैं, फिर ह्यूमन बीइंग को देख सकते हैं, मछली को देख सकते हैं, ब्लू व्हेल को, और कैलिफोर्निया रेडवुड ट्री को देख सकते हैं, साइकस स्पाइनस देख सकते हैं। तो ये सब वो हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, जिन्हें हम अपनी नेकेड आई से देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो यानी कि अगर कोई शरीर किसी जीव का एक ही सेल से बना है तो वो यूनिसेलुलर, ये हमने पढ़ लिया। कई कोशिकाओं से बना है तो मल्टीसेलुलर है। लेकिन चाहे वो एक कोशिका से बने या कई कोशिकाओं से बने, जो सेल का बेसिक स्ट्रक्चर होता है और उनके जो अंदर स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनका ऑर्गेनल्स का कंपोनेंट्स का जो काम होता है वो सेम होता है। तो चलिए देखते हैं, लेकिन यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर का डिफरेंस एक बेसिक देख लेते हैं। यूनिसेलुलर इज मेड अप of single cell, multicellular made up of many number of cell, unicellular single cell able to perform all the life process like obtaining food, respiration, excretion, growth, reproduction, ये सब कुछ एक ही सेल में होता है यूनिसेलुलर के केस में। और जो मल्टीसेलुलर्स होते हैं उनमें अलग अलग स्ट्रक्चर करने के लिए उनकी जो बॉडी होती है वो सेल से टिश्यू बना सकती है, टिश्यू ऑर्गन बना सकता है, ऑर्गन सिस्टम बना सकता है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है तो उसमें डाइजेशन होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें रेस्पिरेशन होगा, ओके। फिर जो सिंगल सेल्स होती हैं, यूनिसेलुलर्स होते हैं, कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू सेल्स, दे आर आल्सो कॉल्ड असेलुलर ऑर्गेनिजम्स। असेलुलर उन्हें कहते हैं, उनको ये यूनिसेलुलर की जगह जो जब हम जीव को बताते हैं तो जीव को हम कहते हैं कि ये असेलुलर है, यानी एक ही सेल से इसका शरीर बना हुआ है, तो असेलुलर कहते हैं। जैसे कि अमीबा हो गए, सारे प्रोटोजोअन्स हो गए, तो उनको क्या कहते हैं, असेलुलर है, ठीक है, एक नाम उन्हें दिया गया है, ठीक है। प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, ये सभी मल्टी सेलुलर हैं, इनमें टिश्यू बनते हैं, ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो ये प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई जो है मल्टी सेलुलर है, अमीबा, पैरामीशियम जो है यूनिसेलुलर है। देखिए नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं हम। नेक्स्ट स्लाइड में लिखा हुआ है सेल इज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। क्यों कहेंगे, देखिए ये क्वेश्चन आपकी बुक पर दिया होगा, इस क्वेश्चन को आप देखेंगे तो आप बता पाएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर है सेल इज बेसिक इंस्ट्रक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। व्हाई, क्यों कहते हैं ऐसा? तो जब ये आपसे पूछा जाए तो इसका आंसर देने के लिए आप यहाँ बता सकते हैं सेल परफॉर्म्स ऑल लाइफ फंक्शन लाइक इनटेक ऑफ फूड मटेरियल्स, एक्सक्रीशन, मेटाबॉलिज्म, रेस्पायरेशन, इरिटेबिलिटी। इरिटेबिलिटी मतलब अगर सेल के ऊपर कोई
वातावरणीय प्रभाव पड़े, जिस वातावरण में सेल रह रही है उस वातावरण में परिवर्तन हो तो वो सेल रिएक्ट करती है ना। इसे इरिटेबिलिटी कहते हैं। यानी कि अगर कोई सेल है, जैसे मान लीजिए अमीबा है, उसके ऊपर किसी ने एसिड डाल दिया तो वो रिएक्ट करेगा, है ना। या आपकी बॉडी की सेल है, एसिड पड़ जाएगा तो रिएक्ट करेगी ना, बॉडी जल जाती है। तो ये जो है कि रिस्पॉन्स करना, टू क्रिएट रिस्पॉन्स इज इरिटेबिलिटी। यानी कोई जीवित है, सेल से बना हुआ है, तो वो सेल क्या है, रिस्पॉन्स करती है। तो ये सारे फंक्शन सेल के अंदर होते हैं। सेल के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है, यानी कार्य का विभाजन। जैसे आपके घर में आप अपने घर के सदस्यों को देखेंगे तो मम्मी पापा भाई बहन हैं सभी। तो भाई जो होगा वो कुछ काम होगा जो उसे ही कहा जाता होगा, वो ही करता होगा। आप हैं तो गर्ल है कोई, तो उससे कुछ काम कहा जाता है, वो काम वो ही करता है ना। तो इस तरीके से बहुत सारे काम होते हैं जो एक स्पेशल पर्सन ही करता है। अ टिपिकल सेल इज फॉर्म्ड ऑफ 3 पार्ट्स। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो सेपरेट इन्वायरमेंट क्रिएट करती है। न्यूक्लियस जो है वो क्या करता है, वो उसको सेल के काम को कंट्रोल करती है। साइटोप्लाज्म जो है वो मेटाबॉलिक मशीनरी उसमें रहती है, यानी साइटोप्लाज्म में बाकी सारे सेल के कंपोनेंट्स रहते हैं। देखिए यहाँ पर आपको वो डायग्राम से भी कुछ चीज़ें दिखाई गई हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कि कल जो हम लोगों ने डिस्कशन जहाँ पर अपना छोड़ा था कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का ऑर्गेनाइजेशन। भाई न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है, देखिए यहाँ पे पिछली स्लाइड है, ये स्लाइड में देखिए यहाँ पर दिखाया गया है कि जो न्यूक्लियस है, ये देख रहे हैं आप, ये न्यूक्लियस के अंदर कोई मटेरियल जो रह रहा है इसे जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। इसी में जीन्स होते हैं, क्रोमोजोम्स होते हैं ऐसे। तो ये जो क्रोमोजोम्स होते हैं यही धागे की तरह संरचना बनाकर इस तरीके से न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। तो अगर ये क्या है, सेल के अंदर देखिए यहाँ जैसे कि है एक निश्चित बाउंड्री के अंदर है, तब तो ये हो गए न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एडवांस टाइप का है। लेकिन अगर ऐसा होता, क्या होता कि ये जो सारे स्ट्रक्चर्स हैं, ये जो सेल्स आपको दिखाई दे रही सेल के अंदर, न्यूक्लियस एक बाउंड्री के अंदर ना रह के ये ऐसे पूरी सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में बिखरा रहता, तो इसे हम कहते हैं प्रिमिटिव सेल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, प्रोकैरियोटिक कहते हैं उन्हें। ठीक है, तो ये हमने समझा। तो इसे ही आगे देखते हैं। आगे की स्लाइड में लिखा हुआ है प्रोकैरियोट्स, प्रायः जितने भी प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रायः नहीं हमेशा जितने भी प्रोकैरियोट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। प्रोकैरियोट्स आर अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट लैक अ सेल न्यूक्लियस, यानी जिसमें एक निश्चित केंद्रक का अभाव होता है, और एनी अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, या अन्य जो अन्य कंपार्टमेंट्स, चैम्बर्ड कंपार्टमेंट्स, बाउंड्री से घिरे हुए कंपार्टमेंट्स का अभाव होता है, उन्हें प्रोकैरियोट्स कहते हैं। दे डिफर फ्रॉम द यूकैरियोट्स, किस मामले में, विच हैव अ सेल न्यूक्लियस। यूकैरियोट के पास न्यूक्लियस होता है, इनके पास नहीं होता, इसी मामले में ये अलग होते हैं यूकैरियोट से। प्रोकैरियोट्स आर द सिंगल सेल, जैसे कि बैक्टीरिया रफली 1 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, प्रायः 1 माइक्रोन साइज के होते हैं। तो इसीलिए देखिए माइक्रोमीटर में आपने देखा था, तो वो इन्हें हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से ही देख पाएंगे, और कंपाउंड माइक्रोस्कोप से भी प्रायः इन्हें नहीं देख सकते। तो जो यूकैरियोट्स होते हैं वो कौन होते हैं, अ यूकैरियोट इज एन ऑर्गेनिज्म whose cells contain complex structures inside the membranes. The defining membrane bound structure that sets eukaryotic cells apart from prokaryotic cells is the nucleus. सबसे मेन जो होता है वो न्यूक्लियस होता है। जैसे कि आप यहाँ इस डायग्राम में देखिए, आपको ये क्लियर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये हम लोग पिछले वाली स्लाइड में चलते हैं, ये पिछले स्लाइड में आ गए हम, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो डायग्राम है, यहाँ पर बैक्टीरिया बना हुआ है, यहाँ पर प्लांट सेल बनी है। तो देखिए प्लांट सेल में एक निश्चित न्यूक्लियस है, तो ये एक यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर हो गया, और यहाँ बैक्टीरिया में जो है इसका जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर बिखरा हुआ है, तो ये प्रोकैरियोटिक हो गया। डिफाइनिंग मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। किस में होता है, यूकैरियोट्स में, और ये न्यूक्लियर एनवलप से घिरा हुआ होता है। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं न्यूक्लियर एनवलप है, विद इन विच जेनेटिक मटेरियल इज कैरीड, उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल रहता है। ठीक है, तो यूकैरियोट और प्रोकैरियोट का जो बेसिक डिफरेंस है बेटा, ये आपको समझ में आया होगा। फिर और हम देखते हैं और क्या डिफरेंस होता है। प्रोकैरियोट्स डू नॉट हैव अ न्यूक्लियस दैट हाउसेस इट्स जेनेटिक मटेरियल, ये हमने देख लिया। प्रोकैरियोट सेल कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज डीएनए मॉलिक्यूल कॉम्पैक्टेड इन एन एरिया ऑफ साइटोप्लाज्म।
कॉल्ड द न्यूक्लियोइड रीजन। देखिए, जो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि जो प्रोकैरियोट होते हैं या जो यूकैरियोट होते हैं, उनका बेसिक डिफरेंस जब हम देख रहे थे तो हमने यहाँ देखा, देखिए यहाँ लिखा है कि इनके पास डीएनए मॉलिक्यूल जो होता है वो साइटोप्लाज्म में बिखरा तो होता है, लेकिन साइटोप्लाज्म में एक ये अलग से इनको हम ऐसे देख सकते हैं कि ऐसे रीजन बना लेते हैं, एक क्षेत्र होता है, और इसीलिए इनको एक नाम दिया गया है न्यूक्लियोइड। जिस क्षेत्र में साइटोप्लाज्म में जिस क्षेत्र में बिखरे रहेंगे उसे न्यूक्लियोइड कहते हैं, और वहाँ पर ही न्यूक्लियर मटेरियल या जेनेटिक मटेरियल पाया जाएगा। ठीक है, तो यानी कि सब कुछ तो वही है, बस एक डेफिनिट बाउंड्री इसके चारों ओर, इस क्षेत्र के चारों ओर बाउंड्री नहीं है। ठीक है, ओपन बाउंड्री है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसी को बोलते हैं बेटा कि यही जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, प्रोकैरियोटिक है। द न्यूक्लियोइड रीजन इज प्रोटेक्टेड एंड इनकेस्ड बाय द सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, जबकि सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन से घिरा हो सकता है, लेकिन ये इसके अपने चारों ओर न्यूक्लियस की जैसे न्यूक्लियर एनवलप होता है वैसा नहीं होता। जनरली जो प्रोकैरियोट होते हैं उनमें फ्लैजिलम होता है। ठीक है, ताकि ये आराम से मोबाइल हो सके, देखिए अपना घूम फिर सकें फ्लैजिला के माध्यम से। ठीक है, तो ये सारे स्ट्रक्चर प्रोकैरियोट्स के स्ट्रक्चर हैं जो दिखाई देते हैं। फिर प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का हम यहाँ पर एक बार क्लियरली आपको डिस्क्राइब कर देती हूँ मैं, क्या बेसिक डिफरेंस उनमें होता है। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो छोटे साइज़ के होते हैं, 1 to 10 माइक्रोमीटर साइज़ के। यूकैरियोट्स प्राय लार्जर साइज़ के होते हैं, 5 to 100 माइक्रोमीटर साइज़ के हो सकते हैं। फिर ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है यूकैरियोट्स में, लेकिन प्रोकैरियोट में ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस का मतलब है जैसा कि यूकैरियोट्स में पाया जाता है कि वेल डेवलप्ड न्यूक्लियर एनवलप होता है, न्यूक्लियोलस होती है, सेवरल डीएनए मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। जबकि प्रोकैरियोट में देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपको देखने को मिल रही है कि कह रहा है कि यहाँ पर क्या होता है, सेवरल डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं। यहाँ क्या है, सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल होता है, सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है। ठीक है, इनका जो डीएनए होता है ये ऐसे ऐसे सर्कुलर रहता है, और इनका डीएनए क्या, तो देखा होगा तो ऐसे क्रोमोसोम्स होते हैं, वो एक ऐसे धागे ऐसी संरचना बनाकर रहते हैं और कई संख्या में होते हैं। जैसे ह्यूमन में 23 जोड़ी क्रोमोसोम कहते हैं कि है ना। तो यानी कि जो यूकैरियोट होता है उनका क्या होता है, उनके केस में जो डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं सेवरल इन नंबर हो सकता है, और यहाँ एक सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, यहाँ पर न्यूक्लियोलस नहीं होता है, यहाँ पर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होती है। ठीक है, और यहाँ न्यूक्लियर एनवलप भी नहीं होता, यहाँ न्यूक्लियर एनवलप प्रेजेंट होता है, और इसमें जो डीएनए मॉलिक्यूल होता है वो साइटोप्लाज्म में बिखरा रहता है प्रोकैरियोट में, जबकि यूकैरियोट में क्या होता है, एक न्यूक्लियर एनवलप प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो और हम देखते हैं कि क्या डिफरेंस है दोनों में और क्या स्ट्रक्चर्स दोनों में प्रेजेंट होते हैं। तो देखेंगे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स यहाँ एब्सेंट होते हैं, यहाँ प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोट्स में। टिपिकल वैक्यूल जो होती है वो एब्सेंट होती है प्रोकैरियोट्स में, जबकि यूकैरियोटिक सेल में वैक्यूल होती है। प्रोकैरियोट में माइटोसिस नहीं होती है, यूकैरियोट्स में माइटोसिस होती है। बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी जो काई वगैरह जमी रहती है आपको कभी कभी दिखाई देती है, जो कि एल्गी नहीं होती। एल्गी जो है वो भी काई होती है, काई की जैसी भी दिखती है, और साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी भी होते हैं। तो प्राय बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया प्रोकैरियोट के एग्जाम्पल हैं। प्लांट, एनिमल, फंजाई जिन्हें हम प्राय देखते हैं, बड़े बड़े पौधे, बड़े बड़े जीव, वो क्या है, यूकैरियोट्स हैं। ठीक है, ये इतना डिस्कशन मैंने किया, आपको आई होप कुछ समझ में तो आ रहा होगा। तो यूकैरियोटिक एनिमल सेल को यहाँ पर दिखाया गया है, और एनिमल सेल और प्लांट सेल का डिफरेंस है ये। तो ये डिस्कशन इतना तो अभी मैंने किया, तो मुझे लगता है कि इतना, ये जो बाकी की स्लाइड है यहाँ से हम लोग कल देखेंगे।